शादी के बाद विदा होकर मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरी सुहागरात भी ट्रेन में ही होनी थी। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था। मेरा पति आया तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो लंबे चौड़े कद का मालिक था। उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम सलोनी है, आज मेरी शादी का दिन है। मेरे घर में सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। मेरे पापा ने मुझे 12वीं तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 साल की उम्र होते ही उन्हें ब्याह दिया जाता है। मेरे पापा ने फिर भी मुझे 12वीं तक पढ़ने दिया, वरना बहुत सी लड़कियां तो मेरे गांव में ऐसी भी हैं जो 10वीं तक ही पढ़ पाई थी। मेरी शादी मुझसे ऊंचे खानदान में हो रही थी। हम लोग गरीब घराने से थे। मेरा छोटा भाई और मैं ही हूँ। मैंने भी अपनी शादी के कई ख्वाब देख रखे थे, क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपने दिल की कोई भी चीज नहीं ले पाई। तो मेरी माँ ने मुझसे यही कहा कि मैं अपनी दिल की सारी ख्वाहिश अपने पति के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मेरा पति मेरी ख्वाहिशों का मान रखेगा और मुझे समझेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनसे मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, तो उसमें वो तरह तरह की कमियां निकालते रहते थे और मेरे पापा से और भी चीजों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार पापा जी से कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन पापा जी का कहना था कि वो लोग ऊंचे खानदान के हैं, ऐसे में तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, और इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं तुझे अच्छे खानदान में ही ब्याहना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं, फिर तो तुम उस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी अपने पापा की बात कभी कभी ठीक लगती, तो कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि न जाने मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई है, अभी तक मैंने अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ खानदान वाले ही देखते हैं और उन्हीं की रजामंदी से शादियां तय कर दी जाती हैं। मैं तो शुरू से दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले पति के खानदान वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया। वो लोग हमारे गांव से काफी दूर के शहर में रहते थे, इसलिए बहुत बड़ी बारात मेरे घर पर नहीं आ रही थी। लेकिन कितने भी कम लोग क्यों ना आ रहे हों, शादी ब्याह में तो बहुत सारे काम बढ़ जाता है। इसलिए मेरे लिए मेरे पापा सारे इंतजामों को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि न जाने सब कुछ कैसे निपटेगा और सब अच्छे से होगा भी या नहीं। लेकिन सब चीजें ठीक से हो गई और मेरी शादी सनी के साथ हो गई और मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को कर रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने पति की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा सा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरे ससुराल की औरतें थीं, मेरी सास, ननद और बाकी के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, जिस वजह से मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की ही बात है, अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा पति मेरे पास ही आ जाएगा, इसलिए कुछ घंटे तक का सब्र और रखना होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा पति भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब मेरा पति मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझ में खो ही जाएगा और मेरी न जाने कितनी तारीफ करेगा। मैं ये सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब अपने बुक किए हुए डब्बों में बैठ गए, लेकिन अभी भी मेरी सास और ननद मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठाकर जरा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी तो दिल भरकर अपने सनी की दुल्हन को देखूं। उनकी बात पर मैंने सर हिलाया और फौरन अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी नजरें नीची करके ही रखी। मेरे चेहरे को देखते मेरी सास और जो रिश्तेदार थे वह कहने लगे कि बहू तो बिल्कुल चांद के जैसी है, हमारे सनी के नसीब खुल गए। उस पर फौरन मेरी सास बोली, नसीब तो इसके खुल गए हैं जो मेरा सनी इसे मिल गया, वरना अच्छे अच्छों को मेरा सनी नहीं मिलता। मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख मेरे सनी का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना, जैसा कहे चुपचाप वैसा करना। वह अब तेरा पति है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है।
इसलिए उसे खुश रखना समझ आया और घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना। ज्यादा नखरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के नए नए चोचले को कोई नहीं देखा करता। इसलिए तू भी यह उम्मीद न करना कि तू सनी के साथ नखरेबाजी कर पाएगी। अगर उसे खुश रखेगी तो वह भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। बस मैंने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी डिब्बे में आ गए और मेरी सास से कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छे से निपट गया। मेरी सास कहने लगी, हाँ अच्छा तो हुआ है, इंतजाम भी इसके बाप ने ठीक ठाक ही किया था, लेकिन जो डब्बा बुक किया है ये कुछ सस्ता नहीं लग रहा। अगर थोड़ा और अच्छा डब्बा बुक कर देते तो न जाने क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे कि अरे अब रहने भी दो, अब तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई। तो मेरी सास कहने लगे कि अरे जो बात है वो तो कही तो जाएगी ही, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं तो हमारी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़ा वगैरह भी देखना बाकी है। अगर मुझे जरा सी भी किसी चीज में कोई कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूंगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर डब्बे से बाहर चले गए। फिर वो अपनी बेटी यानी मेरी ननद को देखकर कहने लगे, चलो अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, जैसे भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिर किया भी क्या जा सकता है, जो जितना मिला है उतने में हमें संतोष करके रहना होगा। मुझे अपनी सास की सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी न कह सकती थी। सब्र का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल मेरी थोड़ी देर पैर दबा दे, आखिर मैं भी अपनी बहू के होने का कुछ फायदा तो उठा लूं। मेरी सास ने फौरन अपने पैर मेरे गोद में रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दबाने लगी और वो बड़े आराम से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके सोने लगी। मैं दिल ही दिल सोचने लगी कि कहाँ मैं अपने पति से मिलने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफी रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे डब्बे से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इन सब की आदत टालनी होगी, क्योंकि मैं इसी खानदान में ब्याह कर जा रही हूँ तो ये सब तो लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर के बाद सास ने कहा, चलो बस बहुत हुआ सेवा कर ली, अब मेरे बेटे की सेवा करना। उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि देख अपने इन सारे जेवरात का ख्याल रखना, एक भी जेवर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो मेरे डब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी चैन की सांस ली। अब रात काफी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से अपने घूंघट को उठाकर साइड में रखा और अपने बालों को खोल दिया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे से मुझे अंदर ही अंदर सुकून सा पहुंच रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती ही चली जा रही थी और बाहर दिखती हुई हरियाली जो कि चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नजारा देखकर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काफी देर हो गई, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं फौरन सीधी होकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को आहिस्ता से ओढ़ लिया। मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सेहरा उतारकर एक तरफ साइड में रखा। मुझे लगा कि वो मुझे कुछ न कुछ तो कहेंगे। मैं पहली बार अपने पति की आवाज सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर एक साइड सामने वाली सीट पर रख दी और वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और बालों को एक तरफ किया। उनके इस तरह से करने से मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा कि जैसे मुझे करंट का झटका लगा हो। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि ये क्या, इन्होंने तो आते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये मुझसे थोड़ी देर बातें करेंगे और कुछ देर मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा खैर हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो और इसलिए उनसे सब्र नहीं हो रहा। इसके बाद मेरे पति ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बिठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने भी आहिस्ता से अपनी नजरें उठाई और एक नजर अपने पति की तरफ देखा। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही मिला था। यह देखकर मैं खुश हो गई थी कि कम से कम भगवान ने मुझे मेरा मनचाही जीवन साथी दिया है। वो न सिर्फ शक्ल से अच्छे थे, बल्कि उनकी कद काठी भी बहुत लंबा चौड़ा और मजबूत था। उनकी भरी हुई बाहें, मजबूत हाथ मुझे अंदर ही अंदर बेचैन सी कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सब करना शुरू किया। उन्होंने मेरे जेवरात
एक एक करके उतारे और उन्हें कपड़े में लेकर साइड पर रख दिए। इस एहसास को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती और मेरा पति जिस तरह से मुझे टूट कर चाह रहा था उससे भी मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरी सहूलत का भी पूरा ध्यान रख रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं अपने पति का पूरा पूरा साथ दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज थी। उसके बाद न जाने कब मिलन की थकान से हम इस कदर चूर हुए कि कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब ही मुझे अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं फौरन उठकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरे पति डब्बे में नहीं थे। मैं समझ गई कि वो फ्रेश होने के लिए चले गए होंगे। मैंने फौरन अपने कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे से ढककर मैं जैसे ही बैठी वैसे ही मेरी सास, ननद और ससुर दंदनाते हुए मेरे डब्बे में आ गए। न जाने किस बात से बुरी तरह परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फौरन उन सबके पैर छुए। फिर मेरी सास कहने लगी कि तेरे जेवरात सही सलामत तो है ना। उनकी ये बात एकदम से सुनकर मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त तो मेरे जिस्म पर एक जेवर नहीं था सिवाय एक लॉकेट के, क्योंकि मेरे पति ने रात के वक्त मेरे सारे जेवरात उतार दिए थे। मेरी सास ने फौरन मुझे टटोलना शुरू कर दिया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर एक भी जेवर नहीं था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती, उन्होंने शोर मचानी शुरू कर दी कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उस चोर ने न सिर्फ हम लोगों को लूट लिया बल्कि बहू के सारे जेवर भी ले गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। मैंने तो बहू के जेवरात को लेकर न जाने कितने ख्वाब देख लिए थे कि इन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और सबको पूरे ठाठ से दिखाऊंगी कि मेरे पास भी इतने महंगे महंगे जेवरात हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? हमारा तो न जाने लाखों का नुकसान हो गया। रुपए पैसे से भी हाथ धो बैठे। मेरी सास बुरी तरह से रोने लगी। तेरा दिमाग क्या घास चरने गई हुई थी? आखिर क्या कर रही थी जो तुझे पता ही नहीं चला कि तेरे जेवरात कब उतार कर ले गए? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी सास को मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुर उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि वो इतना ज्यादा हंगामा न करे, क्योंकि बाकी के लोग फिर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि मुझे तो लगा कि बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये तो अपशगुन निकली। अभी तो ये मेरे घर पहुंची भी नहीं कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो मैं कभी भी अपने सनी के लिए ब्याह कर नहीं लाती। फिर वो मुझसे गुस्से में चिल्लाकर बोली कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा न जाने कितने का नुकसान हो गया। अब तू देख, मैं तुझे सनी से कहकर कैसा जलील करवाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा। अभी तो उसके साथ गुजारे हुए मीठे पलों की याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी कि मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि लेकिन ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि मैं क्या बताऊं। तभी दो आदमी मेरे डब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी के तो जिस्म पर सिर्फ बनियान और एक कच्छा ही पहना हुआ था और दूसरा उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पूरी तरह से लग रहा था कि वो शराब के नशे में अच्छे से डूबा है, क्योंकि वो ठीक से अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास एक आदमी से कहने लगी कि यह तुम्हें कहाँ मिला? तो वह कहने लगा कि अरे यह तो बाथरूम के डब्बे में इस तरह से पड़ा हुआ था। उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा। इसके भी कपड़े उतार लिए और इतनी महंगी शेरवानी हमने उसके लिए खरीदी थी। वह चोर तो इस शेरवानी को भी लेकर फरार हो गया। मैं भी यह सब सुन ही रही थी। तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख सनी, तेरी लुगाई ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी। उसने अपने सारे जेवरात उस चोर के हवाले कर दिया। जब वो चोर उसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो उसे शोर मचाना चाहिए था, लेकिन यह तो न जाने कौन सा नशा करके सोई थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। मेरी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैंने आहिस्ता से अपनी नजर उठाकर उस आदमी को देखा जिसे मेरी सास सनी कहकर पुकार रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे ही होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो सनी और मेरा पति कह रही थी वह तो इंसान था ही नहीं, जिसने मेरे साथ कल रात सुहाग रात मनाई थी और जिसे मैं अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। यह तो एक मोटा सा आदमी था जो कि नशा किए हुआ था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। साथ ही साथ मैं यह सब सोचकर भी परेशान हो गई कि अगर कहीं इनमें से किसी को यह बात पता चल गई कि वह चोर मेरे साथ वह सब करके गया है जो उनके बेटे को करना चाहिए था, तब तो यह लोग मेरा न जाने क्या हाल करेंगे। तभी वह दूसरा आदमी कहने लगा कि यह तो सारी रात बाथरूम के अंदर